हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। आज इंग्लिश मीडियम वाला वीडियो तैयार हो रहा है, उसके बाद हिंदी वाला भी आ जाएगा तुरंत ही। तो सबसे पहले आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको शॉर्ट में हम सीपी द्वारा डिनोट करेंगे। जहां भी सीपी का यूज हुआ हो तो समझ जाए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सिंपली आप देख सकते हैं, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन which depend on only number of solute particles and do not depend on nature of solute are called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं, उसके बारे में जानना पड़ेगा। सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर निर्भर करेगा। एक उदाहरण द्वारा इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि इसमें 1 kg आपका वाटर है और एक बीकर यहां ले लिए और यहां भी आपका वाटर कितना है, 1 kg। इसमें भी वाटर 1 kg। अब देखो, इस बीकर में 1 मोल ऑफ शुगर ऐड कर देंगे और इसमें 1 मोल ऑफ यूरिया ऐड कर देंगे। जैसा कि आप पहले भी पढ़े हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज करता है। आगे इसमें भी पढ़ने के लिए मिलेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैंने निश्चित रूप से आपका वेपर प्रेशर तो डिक्रीज होगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इस कंडीशन में और इसमें दोनों आपका सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका सेम है। इसके नेचर पर यह डिपेंड नहीं कर रहा है कि शुगर है कि यूरिया है। अगर अमाउंट सेम है, नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, 1 मोल यहाँ भी है, 1 मोल यहाँ भी है, पार्टिकल की संख्या भी क्या है, सेम है, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नेचर पर न निर्भर करता हो, सिर्फ उसके नंबर पर निर्भर करता हो, तो वैसे प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसमें फिर और याद रखिए, इसको मिटा दें। यहां समझ गए ना, 1 मोल शुगर इसमें डाल दें, इसमें 1 मोल आप यूरिया डालें, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपका सेम होगा, यानी नेचर से इंडिपेंडेंट है
सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर यह निर्भर कर रहा है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉलिड पर निर्भर करे, यानी कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर निर्भर करे, उसके नेचर से इंडिपेंडेंट हो, तो वैसे प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। इसको मिटा दें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अब देखिए, पार्टिकल्स का मतलब आयंस भी हो सकता है, पार्टिकल्स के जगह पर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और जो आपका नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है, यह किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ जो सॉलिड पार्टिकल्स है, यह आपका डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सॉलिड, अमाउंट ऑफ सॉलिड। यह आपका डिपेंड करेगा मोल्स ऑफ सॉलिड। यह आपका डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड। यहाँ आपको विशेष केयर रखना है। देखिए, मोल जो है, मोल आपका नंबर और अमाउंट दोनों को बताता है। मोल से नंबर का भी पता चलता है, अमाउंट का भी पता चल जाता है। पढ़े होंगे 11th क्लास में। तो अमाउंट ऑफ सॉलिड ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। मोल अगर सॉलिड का ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। और मोल फ्रैक्शन अगर सॉलिड का ज़्यादा होगा, तब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होगा? वह भी ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये बात जरूर आप दिमाग में रखिए। अब प्रश्न उठता है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, इसको देखें। इसको मिटा रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फर्स्ट आपको पढ़ना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, इसको हम शॉर्ट में RLVP द्वारा डिनोट करेंगे। यह ऑलरेडी आप राउल्ट्स लॉ में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको बता दिया जाएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। दूसरा आपको पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड में आपको पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ में आपको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको सीखना है, जानना है। तो अब देखें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। पहला टॉपिक है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस टॉपिक हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर राउल्ट्स लॉ, लेकिन फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि और आपका क्लियर हो। कहीं डाउट हुआ होगा तो और क्लियर हो जाए। देखिए, होता क्या है
कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं प्योर सॉल्वेंट में तब वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है। When non-volatile solute is added to pure solvent, then vapor pressure is decreased. सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां देख सकते हैं देन इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज्ड, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड। दोनों चीज लिखा जा सकता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहिए चाहे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहिए, दोनों सेम चीज है। ऐसा क्यों होता है इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करें, पहले भी डिस्कशन हो चुका है, इसको मिटा दें। सपोज कीजिए कि यहां पर एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें लिक्विड लिया गया है, प्योर लिक्विड है, ठीक है ना। सपोज कीजिए कि यह क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है। इसके सरफेस पर कौन मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। और वाटर आप जानते हैं कि वोलाटाइल होता है, तो गिवन टेम्परेचर पर वाटर मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन के लिए हीट करना आवश्यक नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पर आपका इवेपोरेशन होता है। चूंकि इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है और सराउंडिंग से भी हीट एनर्जी वोलेटाइल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हीट करना कोई आवश्यक नहीं है। सपोज कीजिए कि यहाँ इस मॉलिक्यूल का इवेपोरेशन हुआ तो यहाँ वेपर बनेंगे, ठीक है। अब क्या किए कि इसे वाटर में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रूप में शुगर को ऐड कर दिया। ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल। जब ही शुगर को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, आप देखें सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल होंगे और साथ ही साथ सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, यानी कि लिक्विड सरफेस सॉल्वेंट के द्वारा भी ऑक्यूपाई होगा और सॉल्यूट के द्वारा भी ऑक्यूपाई होगा। तो बताओ कि यहाँ पर सॉल्यूट तो आपका नॉन वोलेटाइल है, ये आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। वोलेटाइल कौन है, वाटर मॉलिक्यूल, तो यह इवेपोरेट होगा, यहाँ भी वेपर्स बनेंगे। तो आप बताइए कि दोनों में कहां पर वेपर ज्यादा बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ वेपर कम बनेगा और यहाँ पर वेपर ज्यादा बनेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो। आप देखो इस सरफेस पर वेपर बनाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उनकी संख्या कम हो गई और यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ कम वेपर बनेगा, यहाँ पर ज्यादा वेपर बनेगा। या आप ऐसे समझ सकते हो कि इवेपोरेशन, एक चीज याद रखो, इवेपोरेशन प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर। अगर इवेपोरेशन आपका ज्यादा हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। इवेपोरेशन ज्यादा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, और जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताओ कि दोनों में से कहां पर इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। यहाँ इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है।
तो कह सकते हैं कि यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जो ही प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो होगा क्या कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो परसेंटेज सरफेस एरिया है वो डिक्रीज कर जाएगा। इवेपोरेशन आपका डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। किस पर? सरफेस एरिया पर। आप जैसे मान लो कि दो यहाँ पर कंटेनर हो, ठीक है, दो ठो कंटेनर हो, और इसमें आप मान लो कि लिक्विड आप भर दिए, इसमें भी उतना ही लिक्विड आप डाल दें और सेम टेम्परेचर पर दोनों को क्या करें, हीट करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, और यहाँ सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो यहाँ इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, ये जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका सरफेस एरिया है। अब बताओ कि जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाल दिया तो परसेंटेज सरफेस एरिया ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आपका डिक्रीज कर गया। एरो नीचे है तो समझो कि डिक्रीज कर गया। तो बताओ कि इवेपोरेशन आपका क्या होगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स भी कम बनेंगे। अब वेपर्स कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्वेंट का जो परसेंटेज सरफेस एरिया है वह डिक्रीज कर जाता है। तो वह डिक्रीज कर गया यानी कि उसका इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन कम होगा, वेपर कम बनेंगे। अब वेपर कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। एकदम क्लियर कट। क्या दूसरे ढंग से आप समझ सकते हो? ग्राहम्स ने बताया, ग्राहम्स कि इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का लिक्विड का डेंसिटी जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, और डेंसिटी जब इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन क्या होगा, वह डिक्रीज होगा। इवेपोरेशन डिक्रीज होगा तो वेपर्स कम बनेंगे। अब वेपर्स कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब हम समझ रहे हैं कि आप निश्चित समझ गए होंगे, कोई इसमें शक और शंका वाली बात नहीं है। अब जरा गौर किया जाए कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, हम मान लें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका PS है। तो बताइए कि लोअरिंग कितना होगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको डेल्टा P से हम डिनोट करेंगे, P नॉट माइनस PS होगा। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यू कैन से इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट में से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, निकल जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड प्योर सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अंडरस्टैंड? इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं? डेल्टा P के द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखें, इसको मिटा दे रहे हैं। राउल्स का आपने पढ़ा था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, इसके लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहां मैं लिख रहा हूं बाई राउल्स लॉ
फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम पीएस कहेंगे, इज इक्वल टू होता है T नॉट इंटू x1। मैंने उस समय बताया था कि सॉल्यूशन के अगर दो कंपोनेंट्स हैं, सॉल्वेंट और कौन सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट को एक मानना है और सॉल्यूट को दो मान लेना है। ये हमेशा दिमाग में रखना है। जहां 1 लगा है निश्चित सॉल्वेंट के लिए होगा, ज्यादा दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और 2 जहां यूज हुआ है समझ लीजिए कि सॉल्यूट के लिए है। तो पी नॉट क्या है? पी नॉट आपका हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और x1 यहां पर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये आप पढ़ चुके हैं राउंड सन। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का प्रोडक्ट है कौन? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये फॉर्मूला अवश्य याद रखें। अब देखिए, हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके, इस रिलेशन का प्रयोग करके हम दिखाएंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे पहले कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो आपने समझ लिया कि P नॉट माइनस PS को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इसको मिटा देना है। देखो, P नॉट माइनस PS में P नॉट से डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अंडरस्टैंड? इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का यह रेशियो है। इसको आप लिख सकते हैं डेल P बाई P नॉट, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे RLVP। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा किसका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर जानते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? RLVP is the ratio of lowering of vapor pressure to vapor pressure of pure solvent। ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो डिफिनीशन तो यहां से आप खुद ही लिख सकते हैं, इसमें रटने वाली कोई बात आपका नहीं है। क्लियर हो गया? अब मैं दिखाना चाहूंगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा, और इसको हम राउल्ट्स लॉ से दिखाएंगे। राउल्ट्स लॉ का हम यूज करेंगे, ठीक है ना? देखिए अब कैसे। देखो, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट, यही आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। लिख सकते हैं P नॉट माइनस P नॉट इंटू x1, अब आई कितना P नॉट लिख सकते हैं। और अभी आपने राउल्ट्स लॉ से पढ़ा कि PS इज इक्वल टू क्या होता है? P नॉट इंटू x1। अब बताओ कि P नॉट ये सब कैंसिल, तो हो गया आपका P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस x1। तो 1 माइनस x1 को हम x2 लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जहां 2 लगा है उसको सॉल्यूट समझेंगे, पहले ही बता दिए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो आपने क्या देखा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। तो P नॉट, अब यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, x2 बराबर क्या होता है? x2 बराबर होगा मोल ऑफ सॉल्यूट
बाई टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये x2 निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए फॉर ए, पहले भी पढ़ चुके हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो तो N1 वेरी वेरी ग्रेटर देन N2 होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उस स्थिति में सॉल्वेंट का मोल सॉल्यूट के मोल से बहुत ज़्यादा होगा। सॉल्यूट तो बहुत कम अमाउंट में होगा, तो सॉल्वेंट का मोल कम होगा और उसके कंपैरिजन में सॉल्वेंट वाला जो मोल होगा काफ़ी अधिक होगा। तो N1 वेरी वेरी ग्रेटर देन N2, माने यही समझिए कि यह बहुत बड़ा है और यह बहुत क्या है, छोटा है। तो N1 प्लस N2, इसको हम लिख सकते हैं N1, N2 को यहाँ पर N1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा, N1। तो क्या फॉर्मूला हो गया आपका, x2 इज इक्वल टू N2 बाई कितना, N1 लिखा जा सकता है ना, x2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। बिटा दे, अब देखो N2 बराबर क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और N1 हो जाएगा W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको हम यहाँ पर पुट कर दें तो x2 बराबर क्या होगा, x2 बराबर हो गया W2 बाई M2 बाई W1 बाई M1। अब M1 तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो W2 बाई M2 इंटू M1 बाई कितना, W1। W2 क्या है, W2 हो गया मास डाइवेट कहीं, मास डाइवेट ऑफ ए सॉल्यूट, 2 वाला सॉल्यूट। M2 क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और W1 क्या है, मास ऑफ ए सॉल्वेंट। कहीं होगा तो आपका एक रिलेशन, एक फॉर्मूला मिल गया, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल्स टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई क्या, W1। ठीक है, लेकिन यह फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में डाइल्यूट सॉल्यूशन पता चल रहा हो तो इसके द्वारा आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। डाइल्यूट मैंने समझते हैं, पहले भी बताए हैं, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन 5% से कम हो तो उसको यूजुअली डाइल्यूट मान लिया जाता है। 5% से क्या होना चाहिए, कम। अब इसको मिटा दें, अब देखो एक एग्जैक्ट फॉर्मूला हम दे रहे हैं जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों पर लागू हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करें जब दोनों पर लागू हो जाता है। ऐसे बुक में इस फॉर्मूला के द्वारा भी कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं, लेकिन मेरे सलाह के अनुसार जहाँ कंफ्यूजन हो आप वैसे फॉर्मूला चूज कर लीजिए जो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों पर लागू होगा। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। देखो कैसे फॉर्मूला डिराइव करोगे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, केवल P0 के जगह पर PS लिख देना है, PS, और सब ज्यों का त्यों होगा। P0 माइनस PS बाई PS। P0 को चेंज कर देना है किसमें, PS में चेंज कर दो, यह डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दोनों पर लागू हो जाएगा। अब देखो इतना के बराबर निश्चित रूप से यह भी आएगा, देखो
पी नॉट माइनस लाउडला से क्या लिखोगे पी नॉट x1 और यहां भी हो जाएगा पी नॉट x1 पी नॉट कैंसिल तो हो गया आपका पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस 1 माइनस x1 बाई x1 तो ये हो गया x2 बाई कितना x1 क्यों x2 हो जाएगा पढ़े हो ना जी x1 प्लस x2 1 के बराबर होता है। अब तुम लिख सकते हो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में टोटल मोल मोल ऑफ सॉल्वेंट बटा में टोटल मोल ये कैंसिल तो हो गया आपका N2 बाई कितना N1 तो इसको लिखा जा सकता है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई कितना W ये फॉर्मूला मिल गया ना तो यह दोनों पर लागू हो जाएगा इसी का प्रयोग करके न्यूमेरिकल बना लेना चाहिए ठीक है। उतार लें अब एक क्वेश्चन इस पर बना लिया गया मिटा दें मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन at 90 degree C is 1020 torr. A solution of 5 gram solute in a 58.5 gram solvent has vapor pressure 990 torr. Calculate molecular weight of solute. ये क्वेश्चन बनाना है। चलिए बेंजीन यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट बेंजीन आपका सॉल्वेंट है तो 58.5 ग्राम सॉल्वेंट के जगह पर हम चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बेंजीन लिख सकते हैं ठीक है ना। तो बताओ ये बेंजीन प्योर सॉल्वेंट है पी नॉट का नाम कितना दिया है 1020 टॉर ठीक। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 990 टॉर ठीक है। सॉल्यूट का मास कितना है 5 ग्राम सॉल्वेंट का मास कितना है सॉल्वेंट का मास W1 58.5 ग्राम ठीक। सॉल्वेंट के रूप में कौन है बेंजीन तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 78 यानी कि M2 का मान दिया है कितना 78 ठीक है। फॉर्मूला आपके पास क्या है फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1 और सारा वैल्यू यहाँ से वहाँ पुट कर दिया। M2 आपका कितना है पी नॉट है 1020 990 बाई 990 W2 आपका दिया है 5 M2 आपका निकालना है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास और M1 कितना दिया है M1 दिया है 78 और W1 है 58.5 तो निकाल लोगे ना कितना हो जाएगा 30 बाई 990 5 इंटू 78 बाई M2 इंटू 58.5 ये तो
33 से कट जाएगा ना जी। अब M2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 × 78, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 बाई कितना 58.5। अब जितना आएगा उतना आपका आंसर। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है, 2 नंबर, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को आप डिफाइन करें। बॉइलिंग पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हैं। अधिकांश स्टूडेंट यही बताएंगे कि द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स, बट दिस इज नॉट करेक्ट definition of boiling point. Boiling point can be defined as the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure, that is atmospheric pressure. Atmospheric pressure जनरली 1 atm लिया जाता है। Atmospheric pressure is called boiling point. बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई लिक्विड का बॉयल हो रहा है तो उसमें हीट का अमाउंट ज़्यादा ही होगा। बॉयल किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, लोअर टेम्परेचर पर भी बॉइलिंग हो सकता है, तो निर्भर करेगा एक्सटर्नल प्रेशर पर और वेपर प्रेशर पर। अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। एक्सटर्नल प्रेशर अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। एक्सटर्नल प्रेशर मान लीजिए कि पी एक्सटर्नल जो है, ठीक है ना, और वेपर प्रेशर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। जितना आपका एक्सटर्नल प्रेशर हो उतना ही अगर वेपर प्रेशर हो तो निश्चित रूप से वो लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा। सपोज कीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर आपका 1 atm है। 1 atm में कितना टॉर हो जाएगा, 760 टॉर। और वेपर प्रेशर आपका सपोज कीजिए कि 750 टॉर है। तो 750 टॉर को आपको पहुंचाना है कितना, 760। तो आपको क्या करना होगा, हीट करना होगा, यानी कि उसको हीट करेंगे ना। और हीट करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका वेपर प्रेशर अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इस प्रेशर को 760 तक पहुंचाना है, तभी वो लिक्विड क्या करेगा, बॉइल करेगा। तो इसके लिए आपको हीट करना पड़ेगा। तो हीट करेंगे तो स्वाभाविक है कि टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जितना वेपर प्रेशर आपका कम हो, जैसे मान लो कि 730 टॉर आता है, तो इसको 1 atm तक पहुंचाने के लिए और ज़्यादा हीट करना होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट आपका और इंक्रीज कर जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या होगा कि वेपर प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। या एक्सटर्नल प्रेशर को आप कम कर दें, जैसे आप माउंटेन वगैरह पर चले जाएं तो वहाँ पर प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा,
तो कम होगा तो कम ही टेम्परेचर पर आपका कोई लिक्विड वहाँ क्या करेगा, बॉयल करने लगेगा। आपका बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का 20 डिग्री सी पर भी हो सकता है, 30 डिग्री सी पर भी हो सकता है। अब तो निर्भर करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बहुत कम है तो कम ही टेम्परेचर पर वह लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1 atm है, 1 atm ही लेकर के हम चलते हैं, तो 100 डिग्री सी का मीनिंग यह हुआ कि 100 डिग्री सी टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर निश्चित रूप से 1 atm के क्या होगा, इक्वल होगा। तभी उस टेम्परेचर पर वाटर क्या कर सकता है, बॉयल कर सकता है। क्लियर, समझ गए। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि जिस पर लिक्विड बॉयल करता है इससे आप काम चलाएंगे। आपको कहना होगा कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशन आप पहले भी पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट है। वेपर प्रेशर अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्लियर कट समझ लिए। वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अगर इक्वल है तभी आपका वह लिक्विड क्या करेगा, बॉयल करेगा। अगर वेपर प्रेशर 1 atm से कम है तो इसको अचीव करने के लिए उसको हीट करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर वेपर प्रेशर और कम है तो और ज़्यादा हीट करना होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना कम वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। अब हम एलिवेशन पर बात करें, इसको मिटा दें। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड boiling point of solution increases. This increase in boiling point is called elevation in boiling point and it is denoted by डेल्टा टी। देखो वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा। अभी अभी पढ़े हो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुमको बताया कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, निश्चित इंक्रीज होगा। और इसी इंक्रीज को हम एलिवेशन इन क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। जैसे 100 डिग्री सी पर आपका वाटर बॉयल होता है, कितना डिग्री सी पर, 100 डिग्री सी पर मान लीजिए कि वाटर आप ले लिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सी। लेकिन जब इसमें आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना, तब क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह निश्चित रूप से 100 डिग्री सी से बढ़ जाएगा। हो सकता है कि कितना हो, 100.15 डिग्री सी हो गया। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया। अब वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ में आ गई।
तो याद रखिए कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वह हमेशा ज़्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अंडरस्टैंड? अगर हम मान लें लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट is equal to T naught B and boiling point of solution is TB, then elevation in boiling point is equal to TB minus T naught B। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का यह डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कर सकते हैं? TB माइनस T नॉट B इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको ग्राफ द्वारा आप समझ लो, इसको मिटा दें। ग्राफ हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ले रहे हैं। चलिए बताइए कि टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। मान लीजिए कि ऐसा कुछ कर्व है आपका दिया हुआ है, एक आपका सॉल्वेंट का है और एक सॉल्यूशन वाला कर्व है। आप बताओ कि कौन सॉल्वेंट का होगा और कौन सॉल्यूशन का होगा। आप जानते हो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। ये जो आपका कर्व होगा यह किसका होगा? प्योर सॉल्वेंट। और ठीक इसके नीचे ये जो कर्व होगा यह होगा किसका? सॉल्यूशन का होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि एक खास टेम्परेचर पर, पार्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर अगर देखें इस टेम्परेचर पर, तो इसका वेपर प्रेशर ये है और इसका वेपर प्रेशर क्या है? ये है। तो किसका ज्यादा होना चाहिए? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का ज्यादा है तो निश्चित रूप से ये जो कर्व होगा ये सॉल्वेंट वाला होगा और ये जो कर्व होगा यह आपका सॉल्यूशन वाला होगा। सॉल्वेंट से नीचे आपका सॉल्यूशन का होता है। देखिए कि यहाँ पर जो प्रेशर है 1 atm है। अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचे। आप देखें सॉल्वेंट वाले को यहाँ पर और सॉल्यूशन वाले को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। अब इसका कोरस्पोंडिंग टेम्परेचर नोट कर लें। इससे ठीक नीचे टेम्परेचर वाला लाइन पर कट करना है, परपेंडिकुलर एकदम। तो बताओ कि यहाँ जो टेम्परेचर होगा इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना हो जा रहा है? 1 atm। यानी कि इसी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट आपका बॉयल करेगा तो क्या हो जाएगा? T नॉट B। यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लें, यहाँ एक्स एक्सिस पर जहाँ टेम्परेचर आप लिए हैं। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में प्राय आप लेंगे। तो बताओ कि ये किसके लिए हो जाएगा? TB, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? 1 atm। तो यह हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और यह हो गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों के बीच में ये जो गैप बना इसी को एलिवेशन में क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा TB से डिनोट करेंगे। आप देखें ना, यहाँ से जरा गौर करिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? TB है ना? TB। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये T नॉट B है। और इसी को हम यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है यह
इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो टीबी में से टी नॉट बी को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। यही इलिवेशन इन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको मिटा रहे हैं, क्या समझ लो। अब कुछ फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे ताकि न्यूमेरिकल बनाने में आपको सहूलियत हो। देखो याद रखो, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल पी होता है। डेल पी का मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जितना वेपर प्रेशर का लोअरिंग ज्यादा होगा, इलिवेशन उतना ही ज्यादा होगा। इस ग्राफ से समझ लो, जैसे मान लो कि सॉल्वेंट वाला वेपर प्रेशर हो गया, ये सोल्यूशन वाला हो गया, ये आपका सपोज कीजिए कि डेल्टा पी है। अगर मान लीजिए कैसे कुछ कर्व होता, ठीक है ना, ये इसका वेपर प्रेशर होता, तो बताओ कि यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो बढ़ गया, तो स्वाभाविक है कि इसका इलिवेशन भी, माने इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस भी आपका बढ़ जाएगा। अगर ये डिस्टेंस बढ़ा तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका लोअरिंग होगा उतना ही ज्यादा आपका इलिवेशन भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि डेल टी बी प्रोपोर्शनल डेल पी। और राउल्ट लॉ से आपने पढ़ा कि डेल पी प्रोपोर्शनल होता है एक्स टू। अभी आप पढ़े हैं डेल पी बाई पी नॉट बराबर आपका एक्स टू है, तो डेल पी बराबर हो जाएगा पी नॉट एक्स टू। अब पी नॉट कॉन्स्टेंट है, तो डेल पी प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, एक्स टू। तो आप लिख सकते हैं डेल पी प्रोपोर्शनल कितना, एक्स टू। ठीक है, तब दोनों रिलेशन से आप लिख सकते हैं कि डेल टी बी प्रोपोर्शनल कितना, एक्स टू। लिख सकते हैं ना जी। तो हो गया आपका डेल टी बी इक्वल्स टू, वो ये कांस्टेंट आएगा के, मान लीजिए के आपका एक्स टू। एक्स टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। टू लगा है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन आप पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं, x2 बराबर होता है n2 बाई n1 प्लस n2। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए n2 बाई कितना हो जाएगा, n1। चूंकि n1 प्लस n2 को अभी आपने देखा है कि n1 के बराबर होता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए x2 हो जाएगा n2 बाई कितना, n1। यानी कि x2 इक्वल्स टू n2 बाई W1 बाई n1। देख सकते हैं W1 आपका हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वन सॉल्वेंट के लिए, टू सॉल्यूट के लिए। तो m1 तो आपका ऊपर चला जाएगा। यहाँ समझ लो n1 को मैंने चेंज कर दिया W बाई n1। n1 क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बटा में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो m1 ऊपर चला गया, तो हो गया n2 बाई, बोलो W1 गुना क्या, m1। अब देखो इफ है W1 बराबर 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम हम ले लें, तो बताओ, तुम जानते हो कि मोल पर केजी को मोलालिटी कहा जाता है। मोल पर केजी को मोलालिटी। अब देखो यहाँ पर ये मोल हो गया N2 और W1 किस में हो गया, केजी में। तो मोल पर केजी को मोलालिटी, या मोलालिटी को किसके द्वारा डिनोट करेंगे, M द्वारा। फिर से समझ लो, ये तो मोल है सॉल्वेंट, ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg हम ले लें, तो 1 kg में सॉल्यूट का जो मोल होता है उसी को मोलालिटी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं N2 बाई W1, N2 बाई कितना, W1, दैट मीन्स मोल पर केजी। इसको हम क्या कर सकते हैं, मोलालिटी। और मोलालिटी को किसके द्वारा डिनोट करेंगे, M द्वारा। तब यहाँ से चले आओ, तो डेल टी बी इक्वल्स टू हो जाएगा K, बोलो M1 को पहले लिख रहे हैं,
m1 इंटू n2 बाई कितना W1 लिख सकते हैं ना जी, और n2 बाई W1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं m, तो हो गया आपका डेल टीवी इक्वल्स टू k m1 इंटू स्मॉल m मोलालिटी है। अब देखो k भी कांस्टेंट है और m1 भी आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से गुना करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, और इसको हम kb द्वारा डिनोट करते हैं। फिर से समझ लो, k भी कांस्टेंट और मोलर मास भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम kb द्वारा डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इधर मिटा देते हैं, हो जाएगा आपका डेल टीवी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। यहाँ एक फॉर्मूला मिल गया, ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है। अब m बराबर आप लिख सकते हैं डेल टीवी इक्वल्स टू के बी, मोलालिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, यहां पर किसमें, ग्राम में। m बराबर आपका होगा मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम m2 कहेंगे, W2, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसको हम क्या कहेंगे, m2, और मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर किसके बराबर है, W1 ग्राम है, तो केजी में बदलना है तो 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला मिल गया, और इसी फॉर्मूला का प्रयोग हम न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे। ये फॉर्मूला जरूर याद करेंगे। मास निश्चित रूप से किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, यहाँ जी लिखना कोई जरूरी नहीं है। केबी को हम कहते हैं मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहेंगे, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, या एक और नाम इसका है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दो ठो नाम है, ठीक है ना। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ केबी पर विचार करो। देखो यहां से केबी बराबर आपका होगा डेल टीबी बाई कितना, m, तो डेल टीबी तक केल्विन में होगा, और m का मतलब होता है मोल बाई क्या, केजी। तो केजी आपका ऊपर चला गया, तो इसका यूनिट हो जाएगा केल्विन, केजी और मोल। याद लिख सकते हो, मोल पर केजी को मोलारिटी भी कहते हैं, केल्विन और मोलल। m यहाँ पर क्या है, मोलल, m माने मोलल, मोल पर केजी, इसको मोलर भी कह सकते हैं। तो चाहे केल्विन केजी पर मोल कहो और चाहे केल्विन पर मोलर कहो, दोनों यूनिट काम करेगा, कर सकता है। समझ में आ गया। अब देखो, मिटा दें इसको, बाई थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, याद रखना केबी इक्वल्स टू होता है आर टी नॉट बी स्क्वायर बाई 1000 LV, ठीक है, 1000 LV। LV बराबर आपका है डेल एच वी पे बाई m1। एक फॉर्मूला और बन सकता है आपका KB इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो m1 ऊपर चला जाएगा, R m1 T नॉट बी स्क्वायर बाई 1000 डेल एच क्या है। अब इसमें देखिए जो कौन क्या क्या है, आप जानते हैं R क्या है,
गैस कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू आप पढ़े हैं 11th क्लास में 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल या 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये दोनों वैल्यू याद रखना चाहिए, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा यूज करेंगे मान। ठीक है, इधर मिटा देंगे। एमोन क्या है? एमोन आपका है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। टी नॉट भी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ई ने केल्विन, केल्विन में होना चाहिए। और एल भी क्या है? latent heat of vaporization per gram of a solvent। और डेल वेपेज क्या है? डेल एच वेप लिख सकते हैं। डेल एच वेप का मतलब इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए उसी को इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज दिया हुआ रहेगा आपका, ये वैल्यू दिया रहेगा या उसका दिया रहेगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि कैलकुलेट के बी फॉर वाटर, याद भी रखना चाहिए। आप जानते हैं कि और दिया है कि इसका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है 540 कैलोरी पर ग्राम दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि केबी का वैल्यू क्या करें, निकालें। तो बताओ टी नॉट बी कितना हो जाएगा? 273 प्लस कितना 100 यानी कि 373 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, उसको केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर देंगे, 373 केल्विन। अब सब वैल्यू इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। और यह भी दिया है आपका कैलोरी में दिया है, ध्यान दीजिए। तो केबी बराबर क्या होगा बोलो? आर टी नॉट बी स्क्वायर बाई 1000 इंटू एल बी। तो आर का मान यहाँ कैलोरी वाला रखना है, 2 कैलोरी होता है ना कैलोरी में, तो 2 हो गया। ये हो गया 373 का होल स्क्वायर बाई 1000 गुना 540। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 0.515 यानी लगभग 0.52, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो वाटर के लिए यही मान होता है, एनसीईआरटी बुक में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से केबी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में केबी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको कॉलम नोट करिए। इस पर एक न्यूमेरिकल हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 5% W/W aqueous solution containing non-volatile सॉल्वेंट। इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं क्या है, क्या समझे? ठीक है, W/W
का मीनिंग आपको हम बताए थे। 5% W/W aqueous solution containing non-volatile solute boils at 100.15 degree C. Calculate molecular mass of solute. ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको निकालना है। सबसे पहले बताइए कि डेल टीवी निकालना है। डेल टीवी का फॉर्मूला होता है टीवी माइनस टी नॉट टी। तो टीवी कितना दिया है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 ऐड करना होगा। 100.15 प्लस 273। अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्वेंट के रूप में कौन है, वाटर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सी। 100 प्लस 273 तो क्या हो जाएगा 0.15 केल्विन। केल्विन में निकाल लिए। और फॉर्मूला क्या है आपका, 5% दिया है, 5% W/W। इसका मीनिंग हुआ 5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो बताओ कि वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट वाला घटाना होगा। 100 माइनस 5 कितना ग्राम, 95 ग्राम हो जाएगा। और फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला है डेल टीवी इक्वल्स टू केवी इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। अब जितना वैल्यू है आप रख लें, यहाँ दिया है केवी फॉर वाटर 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये दिया हुआ है आपको। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा केवी का वैल्यू, तो सारा वैल्यू रख लें। 0.15, 0.52, W2 आपका कितना दिया है 5 ग्राम, 5। M2 आपको क्या करना है, निकालना है 1000 बाई कितना 95। तो M2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.52 इंटू 5 इंटू 1000 बाई 0.15 इंटू 95। कैलकुलेट कर लीजिएगा आंसर। तो इस तरह से बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला वीडियो में ओस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। धन्यवाद।